बच्चों, मैं शारदा थानवी आज आपको क्लास 11th की जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य की, उसमें अंतरा में श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। श्रीकांत वर्मा की हस्तक्षेप कविता की व्याख्या कराने से पहले मैं आपको उनका जीवन परिचय का संक्षिप्त एक बार बता दूं। देखिए, श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ बिलासपुर मध्य प्रदेश में। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। वे श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबंध भी रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आसान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट हुआ है। भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। उनके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित भी हैं। उन्होंने यदि परंपरा को स्वीकार है तो उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी। प्रारंभ में उनकी कविताएं अपने जमीर और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती हैं, किंतु जलसा घर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण करने लगती हैं। यह कहना चाहिए कि शहरीकृत अमानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान में बदल जाती हैं। इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। उनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं झाड़ी संवाद, कहानी संग्रह, दूसरी बार, ये उपन्यास है, जिरह है, आलोचना, अपोलो का रथ, यात्रा वृतांत है, फैसले का दिन, अनुवाद है, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप। जो हमारे किताब में जो आपकी कविता संकलित है वो है हस्तक्षेप। इसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण जो जनता में आक्रोश पैदा होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसको दिखाया गया है। तो व्यवस्था को जनतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर हस्तक्षेप की जरूरत होती है, नहीं तो क्या होता है, व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। तो इसी तरह की ऐसे तंत्र का ही वर्णन है जहां पर किसी भी तरह के कोई विरोध की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कविता जब आप व्याख्या पढ़ोगे तब इसका आपको बिल्कुल सार समझ में आ जाएगा। कविता का बिल्कुल व्याख्या बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगी। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं कविता की व्याख्या करना। हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप की व्याख्या करना। देखिए, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। कवि कह रहा है कि मगध में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसी डर से मगध की शांति भंग ना हो जाए, इसी डर से वहां पर कोई छींकता तक नहीं है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए, क्योंकि मगध का जो वातावरण है वो इसी तरीके से तैयार किया गया है। वहां की शासन सत्ता ने इसी प्रकार से लोगों में ये डर कायम किया हुआ है कि अगर मगध की शांति व्यवस्था को बनाए रखना है तो वहां पर चुप रहना ही जरूरी है, और इसी डर के कारण से जनता वहां पर छींक लेने से भी डरती है। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। कवि कहता है कि शासक वर्ग नागरिकों को शांति व्यवस्था के बनाए रखने के नाम पर क्या कहता है, चुप रहने को कहता है, और उन्हें इस प्रतिबंध के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाने देता। मतलब प्रतिरोध, आक्रोश अपना व्यक्त नहीं करने देता। अब कवि ने क्या कहा है, मगध है तो शांति है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। कवि यहाँ पर जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहता है कि कोई चीखता तक नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी शासन व्यवस्था ने, जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसने जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अपना कठोर नियंत्रण रख रखा है, और उसके ऊपर नियंत्रण हेतु शांति व्यवस्था भंग न होने का भय भी दिखाया जाता है कि अगर आपने बोला, अगर आपने कुछ भी चीखा
तो क्या होगा, मगध की शांति व्यवस्था भंग होगी। इसलिए ये भय भी बार बार दिखाया जाता है। शासन व्यवस्था को बनाए रखने का यह अच्छा तरीका है। कवि कहता है कि वास्तव में शासन को बनाए रखने का तो यह एक अच्छा तरीका है। यहाँ पर कवि का भाव ये कहना चाह रहा है कि सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो वह क्या करती है, जनता को डराती है और धमकाती है। शांति कायम करने के लिए इस बहाने से, इस हमें राज्य में शांति कायम रखनी है, इस बहाने से क्या करती है, वो जनता के विरोध को दबा करके भी रखती है। इसलिए कवि कह रहा है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। बार बार कवि यही कह रहा है कि मगध की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता को इस हद तक दबाया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी दबा दिया जाता है, ताकि मगध में किसी प्रकार का आक्रोश व्यक्त ना हो। देखिए आगे की पंक्ति, मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अब जब शासन तंत्र है वो ये कहता है, नागरिकों के अधिकारों का जब सत्ता द्वारा हनन कर लिया जाता है, तो जब नागरिक आक्रोश व्यक्त करते हैं तो शासन तंत्र द्वारा लोगों को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है शांति व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी, और यदि शांति भंग कर दी गई, आक्रोश व्याप्त हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है। आगे कविता कहते हैं कि अगर शांति भंग हो गई तो लोग शासन सत्ता की निंदा करने लगेंगे। लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध नहीं है, लेकिन सत्ताधारी वर्ग द्वारा शांति स्थापना की आड़ लेना मात्र बहाना है। क्योंकि लोगों का क्या, लोग तो दबे मुंह से यह भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ नाम का मगध है, अब यह रहने लायक नहीं है। यहाँ का राज्य वास्तव में जनता की हर प्रकार की स्वतंत्रताओं के ऊपर बाधाएं लगा देता है, सीमाएं लगा देता है। यहाँ शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रहने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई आशय नहीं है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना हो जाए। यहाँ कोई किसी को टोकता तक नहीं है, अर्थात कोई भी सत्ता पक्ष को इस भय से नहीं टोकता कि कहीं मगध में टोकने का रिवाज ही ना बन जाए। कवि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहता है कि शासन व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत रहती है। अगर हस्तक्षेप नहीं किया जाए या उसके अंदर उसकी कमी का एहसास ना कराया जाए शासन तंत्र के अंदर, तो व्यवस्था क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। आगे देखिए, एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। अब आगे कवि कहता है कि जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यदि एक बार शासन को, सत्ता को एक बार पता चल जाए कि जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, तो वो लगातार हस्तक्षेप होता रहता है। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। कवि कहता है कि यदि एक बार व्यवस्था के नाम पर यदि मगध की शासन सत्ता ने जनता के ऊपर अंकुश नहीं रखा, तो क्या होता है, जनता समय समय पर अपना आक्रोश व्यक्त करेगी और व्यवस्था के नाम पर अधिक दिनों तक चुप भी नहीं रखा जा सकता। यदि एक बार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए तो क्या होगा, फिर वहां पर वे शासक वर्ग से प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे। वैसे तो मगध वासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। फिर यह कहता है, कवि कहता है कि शासन तंत्र चाहे तुम कितना, मगध वासियों वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। कवि कहता है कि उनका हस्तक्षेप करना उचित भी है। मगध के नागरिक चाहे कितना ही बचने की कोशिश करें, परंतु वे हस्तक्षेप से बच भी नहीं सकते, क्योंकि जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सब बचने की कोशिश करते हैं, तो जो जनता है वो किसके समान, मृत व्यक्तियों के समान हो जाती है। जब कोई नहीं करता, सब ये कहते रहते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, कुछ भी, हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ती। तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न करके हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। तब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा भी मनुष्य के मरने पर प्रश्न खड़ा कर देता है कि मनुष्य वास्तव में मरता ही क्यों है। यह हस्तक्षेप भी कर देता है, यानी कि ये चीज भी, इस चीज के लिए भी प्रश्न उठा देता है। जबकि कहते हैं कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन मुर्दा भी खड़ा होकर के कह देता है कि वास्तव में मनुष्य मरता क्यों है।
तब भला जीवित लोग कैसे चुप रह पाएंगे? जीवित लोगों में भी कभी ना कभी अपनी शासन सत्ता के प्रति क्या होगा? आक्रोश फैलेगा। अर्थात भाव यह है कि सत्ता की निरंकुशता का विरोध नागरिकों का अधिकार है, अतः सामान्य जनता निरंकुश शासन का साहस पूर्वक विरोध करने लगती है। मुर्दा शब्द जो यहाँ पर आया है वो सामान्य जन का प्रतीक है। सामान्य जो है जन, उसको सामान्य जनता को यहाँ पर मुर्दा उसका प्रतीक बताया गया है। तो इस प्रकार से ये कविता है मगध में शासन व्यवस्था के ऊपर कि किस प्रकार से मगध का शासन निरंकुश हो गया है और किस प्रकार वह अपनी जनता को चुप रखने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में जनता को चुप रहने का जितना ज्यादा दबाया जाएगा वो उतनी ही ज्यादा आक्रोशित होकर के सामने आएगी। तो कवि ने इस कविता में यही बताने का कविता में जो कवि है अपने मुख्य रूप से यही बताने का भाव प्रकट कर रहा है। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको बताई है श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित कविता हस्तक्षेप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।